हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का जलवायु, जल संसाधन सभी को संपूर्ण विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। हम आपको सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, तो हमारे चैनल में अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहले पहुंचे और हमारे वीडियो के माध्यम से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो भी हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी दिक्कतों को सॉल्व कर सकें और किस में क्या दिक्कत है उसे हम अच्छे से आपको बता सकें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ का जल संसाधन इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ प्रदेश भौतिक विभाग संरचना की दृष्टि से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश भौतिक विभाग संरचना की दृष्टि से, भौतिक विभाग संरचना की दृष्टि से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का छत्तीसगढ़ कौन सा हिस्सा है? तो उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। भौतिक विभाग के रूप में कौन सा हिस्सा पूछा गया है? तो उत्तर पूर्वी हिस्सा है। और प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे हमारा पहला भाग है सरगुजा बेसिन, जिसे कहा जाता है पूर्व बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। सरगुजा बेसिन को और क्या कहा जाता है? पूर्व बघेलखंड का पठार। तो सरगुजा बेसिन का क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 16.16% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत की दृष्टि मतलब भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है? तो 4.11% है। लेकिन उस क्षेत्रफल की संख्या कितनी है? तो 1,35,192 भी बोल सकते हैं फ्रेंड, और 194 भी आप बोल सकते हैं। तो उसके भाग का कितना है क्षेत्रफल सरगुजा बेसिन का? तो 16.16% है। और कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड, सरगुजा बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? तो 21,863 वर्ग किलोमीटर। विस्तार, सरगुजा बेसिन का विस्तार कहाँ तक है? तो सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरिया, इन चारों जिला में सरगुजा बेसिन का विस्तार है। सरगुजा बेसिन का निर्माण कैसे हुआ? तो गोंडवाना सेल से निर्मित हुआ है। सरगुजा बेसिन का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना सेल। जो गोंडवाना सेल होते हैं उससे सरगुजा बेसिन का निर्माण हुआ है। अब सरगुजा बेसिन में ढाल कहाँ पर है? तो उत्तर की ओर है, क्योंकि जो हमारा भौगोलिक प्राकृतिक विभाजन है उसे हमने कहाँ तक पढ़ा है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है कहा गया है। इसमें जो प्राकृतिक विभाजन है वो कौन से भाग में है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है। इसीलिए सरगुजा बेसिन का ढाल कहाँ है? तो उत्तर की ओर है। इसको याद रखिए फ्रेंड। अब देखिए सरगुजा बेसिन में प्रमुख नदी कौन सी है? तो प्रमुख नदी है रिहंद। सरगुजा बेसिन में प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है रिहंद। प्रमुख खनिज, सरगुजा बेसिन में प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कोयला के उत्पादन उसमें ज़्यादा रखा गया है। किसमें? तो सरगुजा बेसिन में। उसके बाद सरगुजा बेसिन में देखिए प्रमुख मिट्टी, तो प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी सरगुजा बेसिन में प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रमुख फसल, सरगुजा बेसिन में कौन सा फसल होता है? तो धान की फसल वहाँ अच्छी से होती है। ऊंची चोटी, तो सरगुजा बेसिन में ऊंची चोटी कौन सा है? ऊंची चोटी का नाम है देवगढ़ पहाड़ी
कोरिया व सरगुजा। देवगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? तो कोरिया व सरगुजा में है। कितना मीटर है? तो 1033 मीटर है। वर्षा सरगुजा बेसिन में वर्षा कितनी होती है? तो सरगुजा बेसिन में वर्षा कितनी होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सरगुजा बेसिन में वर्षा होती है 125 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा। सरगुजा बेसिन में वर्षा कितनी होती है? तो 125 से 150 सेंटीमीटर। अब सरगुजा बेसिन की तापमान कितना होता है? तो 35 सेंटीग्रेड होता है। इसको याद रखिए फ्रेंड। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर पॉइंट को नोट करके रखिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो हर पॉइंट आप अच्छे से पढ़िए। अब हम दूसरा, क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक विभाजन को, तो हमारा दूसरा विभाजन है जसपुर सामरी पठार प्रदेश। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो जसपुर सामरी पाठ का क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 4.59% है। अब विस्तार, तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है? तो ये भी 4 जिलों तक है फ्रेंड। कहाँ कहाँ? जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का निर्माण, तो इसका निर्माण कहाँ पर हुआ? तो दक्कन ट्रेप पर। दक्कन ट्रेप के माध्यम से जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का निर्माण हुआ। ढाल, जसपुर सामरी पाठ का ढाल क्या है? तो दक्षिण पूर्व की ओर है। उसमें हमने क्या पढ़ा? उत्तर की ओर है और इसमें दक्षिण पूर्व की ओर है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो महानदी, अपवाह तंत्र और इब और मांड, ये तीनों नदी है। प्रमुख खनिज कौन सा है? तो बॉक्साइट। प्रमुख खनिज कौन सा है? बॉक्साइट। जसपुर पठार में कोयला पाया जाता है और कोयला वहाँ के प्रमुख खनिज हैं। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में सूरजपुर में जो सरगुजा बेसिन है, वहाँ पर अगर प्रमुख खनिज पूछा गया है तो क्या बताना है आपको? कोयला। लेकिन अगर जसपुर सामरी पठार में पूछा गया कि यहाँ का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो क्या बताना है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का प्रमुख खनिज है। अब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का प्रमुख फसल देख लेते हैं, तो कौन सा है? धान। वहाँ भी धान की खेती की जाती है, यहाँ भी धान की खेती की जाती है। विशेष, अब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में विशेष क्या क्या है जान लेते हैं। तो विशेष है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश जसपुर पाठ है। इसको याद रखिए फ्रेंड और नोट करके भी रखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ प्रदेश जसपुर पाठ है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश सामरी पाठ है। और सामरी पाठ में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौराल्टा कितना मीटर है? तो 1225 मीटर स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये तीनों पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट आप नोट करके रखिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के बारे में अब जान लेते हैं। तो महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? महानदी बेसिन का क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर। 68,064 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। विस्तार कहाँ तक है महानदी बेसिन का? तो मध्य भाग के सभी जिले में, मध्य भाग के जितने जिले हैं वहाँ तक महानदी बेसिन का विस्तार है। निर्माण, महानदी बेसिन का निर्माण हुआ था कडप्पा चट्टान से। कौन से चट्टान से? तो कडप्पा चट्टान से। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए। आकृति, महानदी बेसिन की आकृति कैसा है? तो पंखाकार। कैसा है? तो पंख के आकार का है। ढाल,
महानदी बेसिन की ढाल कैसी है? तो पूर्व की ओर है। ढाल किधर है? तो पूर्व की ओर। प्रमुख नदी, महानदी बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है? तो महानदी है। प्रमुख खनिज कौन कौन सा पाया जाता है महानदी बेसिन में? चूना और डोलोमाइट। ऊंची चोटी, महानदी बेसिन में ऊंची चोटी कौन सा है? तो बंदरगाह, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई लंबाई अगर देखी जाए तो 1176 मीटर है। सर्वाधिक गर्म स्थान, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? चांपा। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? चांपा। विशेष, अब महानदी बेसिन के बारे में विशेष जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल महानदी बेसिन को कहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो महानदी बेसिन को कहा जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है बस्तर या दंडकारण्य का पठार। तो बस्तर या दंडकारण्य का पठार के बारे में जान लेते हैं। तो बस्तर के पठार का क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 28.91% है। विस्तार, बस्तर पठार का विस्तार कहाँ तक है? तो बस्तर संभाग के सभी जिले तथा मोहेला तहसील राजनांदगांव। बस्तर पठार का विस्तार कहाँ तक है? तो बस्तर संभाग के सभी जिले तथा मोहेला तहसील अर्थात राजनांदगांव तक इसका विस्तार है। अब निर्माण, तो बस्तर पठार का निर्माण कैसे हुआ? धारवाड़ ग्रेगनाइट नीस चट्टान से हुआ है। ढाल, बस्तर का पठार का ढाल कैसा है? तो पहले पश्चिम की ओर था, उसके बाद दक्षिण की ओर हो गया है। प्रमुख नदी, बस्तर पठार का प्रमुख नदी है गोदावरी अफवाह तंत्र। प्रमुख खनिज, बस्तर पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, हीरा और टीन। प्रमुख फसल, तो बस्तर पठार में कौन कौन से फसल होता है? धान, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। बस्तर दंडकारण्य के पठार में कौन सी फसल होता है? तो धान की भी फसल किया जाता है, कोदो कुटकी का भी फसल होता है और मोटे अनाज का भी फसल किया जाता है। ऊंची चोटी, बस्तर पठार की ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदीराज बैलाडीला, जो कितनी ऊंची है? तो 1210 मीटर है। वर्षा, तो कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है यहाँ? 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब विशेष, बस्तर पठार के बारे में विशेष जान लेते हैं। तो बस्तर पठार का विशेष है सर्वाधिक वर्षा बुझमाड़। सर्वाधिक वर्षा बुझमाड़ में होता है कितना सेंटीमीटर? तो 187 सेंटीमीटर, जो कहाँ है? नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम भाग है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो बस्तर पठार। बस्तर के पठार को साल वनों का द्वीप तथा गोंडों की भूमि कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बस्तर के पठार को साल वनों को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है तथा गोंडों की भूमि कहा जाता है। यह आदिवासी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का खनिज पठार कहते हैं। बस्तर पठार को छत्तीसगढ़ का खनिज पठार भी कहा जाता है। हीरा प्राप्ति स्थल, हीरा प्राप्त कहाँ से होता है? तो तोंगपाल बस्तर से हीरा मिलता है। टीन प्राप्ति स्थल कहाँ से? तो दंतेवाड़ा से टीन प्राप्त किया जाता है। हीरा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो तोंगपाल बस्तर से प्राप्त किया जाता है। विश्व में सागौन की सर्वोत्तम किस्म टीक यहीं पाया जाता है। बस्तर पठार में सागौन की सर्वोत्तम किस्म कहाँ पाया जाता है? तो बस्तर पठार में पाया जाता है। सागौन की सर्वोत्तम किस्म को क्या कहा जाता है? टीक कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हमने चारों प्राकृतिक बेसिन के बारे में पढ़ा, उनको समझा, तो आप ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सरगुजा बेसिन, जिसे और क्या कहा जाता है? पूर्व बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और तीसरा पॉइंट था हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। चौथा पॉइंट में बताया गया है बस्तर का पठार, या उसी को क्या कहा जाता है? दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है। तो ये चारों बेसिनों को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट करके रखिए, ताकि अगर इससे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे छूटे नहीं, आपसे हर एक क्वेश्चन अच्छे से बने। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसीलिए हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। ये सारे पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम आगे छत्तीसगढ़ का पहाड़ी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेश में
चलिए हम छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहाड़ी प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ पहाड़ी प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मैकल श्रेणी। पहला भाग क्या है? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है? पेंड्रा तहसील, बिलासपुर, लोरमी तहसील, मुंगेली, खैरागढ़, डोंगरगांव, कवर्धा जिला, यहाँ तक मैकल श्रेणी का विस्तार है। कहाँ कहाँ तक है? तो पेंड्रा तहसील कौन सा है? तो बिलासपुर। लोरमी तहसील कौन सा है? तो मुंगेली। और खैरागढ़ जिसको कहा जाता है डोंगरगांव, और है कवर्धा जिला, यहाँ तक मैकल श्रेणी का विस्तार है। प्राकृतिक भाग, मैकल श्रेणी का प्राकृतिक भाग क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत। इसको याद रखिए फ्रेंड, मैकल श्रेणी का प्राकृतिक भाग क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत। औसत ऊंचाई कितनी है? मैकल श्रेणी की औसत ऊंचाई है 700 से 900 मीटर। 700 से 900 मीटर। सबसे ऊंची चोटी, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो बदरगढ़ 1176 मीटर। सबसे ऊंची चोटी, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ 1176 मीटर। खनिज, मैकल श्रेणी में कौन से खनिज पाए जाते हैं? बॉक्साइट, लौह अयस्क, ये दोनों खनिजें मैकल श्रेणी में पाया जाता है। विशेष, मैकल श्रेणी के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र को अलग करती है। मैकल श्रेणी नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र को क्या करती है? अलग करती है। नर्मदा सोन प्रवाह तंत्र को अलग करती है। नर्मदा जो नदी है वो जो सोन प्रवाह होता है, सोन प्रवाहित जल होते हैं, सोन नदी से प्रवाहित जल होते हैं, उसको क्या करता है? अलग करती है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सारे आप नोट करके रखिए। अब दूसरा पॉइंट दिया है चांग भखर देवगढ़ की पहाड़ी। दूसरा पॉइंट क्या है? चांग भखर देवगढ़ की पहाड़ी विस्तार। तो चांग भखर देवगढ़ की पहाड़ी के विस्तार है कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, इन 4 जिलों में देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है। प्राकृतिक भाग, देवगढ़ की पहाड़ी का प्राकृतिक भाग क्या है? तो विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। औसत ऊंचाई कितनी है देवगढ़ की पहाड़ी की? तो 600 से 1000 मीटर। सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी में कहाँ पर है? तो देवगढ़ की चोटी। सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी की कौन सी है? तो देवगढ़ की चोटी है। विशेष, देवगढ़ की पहाड़ी में विशेष जान लेते हैं। कोल जनजाति पाई जाती है। देवगढ़ की पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोल जनजाति पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी विस्तार रायगढ़ से कोरबा तक। इसका विस्तार कहाँ तक है? रायगढ़ से कोरबा तक। प्राकृतिक प्रदेश तो कौन सा है? महानदी बेसिन। प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? महानदी बेसिन। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतरिंगा चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतरिंगा चोटी। विशेष, छुरी उदयपुर की पहाड़ी में विशेष क्या क्या है? तो कोयला क्षेत्र, बिरहोर जनजाति क्षेत्र, कोयला क्षेत्र और बिरहोर जनजाति क्षेत्र विशेष रूप से है। चौथा पॉइंट है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। चौथा पॉइंट क्या है? अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबुझमाड़ की पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं विस्तार। अबुझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार कितना है? तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव। अबुझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो कांकेर जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला और कोंडागांव जिला, इन 4 जगह में उसका विस्तार है। प्राकृतिक प्रदेश, अबुझमाड़ की पहाड़ियों का प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? दंडकारण्य। कौन सा? तो दंडकारण्य। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। घाटी, अबुझमाड़ की पहाड़ियों की घाटी कौन सी है? तो कुर्सेल घाटी। कौन सी घाटी? कुर्सेल घाटी। विशेष, अबुझमाड़ की पहाड़ियों में अब विशेष जान लेते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति क्षेत्र। अबुझमाड़ की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो अबुझमाड़िया लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र व रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो अबुझमाड़ की पहाड़ियों का क्षेत्र है। रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र भी कहा जाता है किसे? तो अबुझमाड़ की पहाड़ियों को। अब हम छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे।
तो छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश है। सबसे पहला पॉइंट है पाट प्रदेश में सामरी पाट। तो सामरी पाट के बारे में जान लेते हैं। सामरी पाट का विस्तार कहाँ तक है? तो सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर, सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर तक सामरी पाट का विस्तार है। सामरी पाट का शाखा, सामरी पाट का शाखा के बारे में जान लेते हैं। तो सामरी पाट की शाखा कौन कौन सी है? जमीर पाट बॉक्साइड, जमीर पाट बॉक्साइड राजधानी तक उसकी शाखा है। लहसुन पाट, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट गौरलाटा चोटी स्थित है। सामरी पाट में लहसुन पाट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट गौरलाटा चोटी स्थित है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए। हमारा दूसरा पाट प्रदेश है जारंग पाट। कौन सा पाट? जारंग पाट। इसका विस्तार है लुंड्रा सीतापुर सरगुजा तक। ऊंचाई कितनी है? तो 1045 मीटर। विशेष जारंग पाट का विशेष है बॉक्साइड खनिज। जारंग पाट में कौन से खनिज उपलब्ध होती है? तो बॉक्साइड खनिज। तीसरा पॉइंट है मैनपाट। मैनपाट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी विस्तार, मैनपाट का विस्तार है दक्षिण पूर्वी सरगुजा तक। दक्षिण पूर्वी सरगुजा तक मैनपाट का विस्तार है। क्षेत्रफल कितना है मैनपाट का? तो लंबाई 29 किलोमीटर है, चौड़ाई 12 किलोमीटर है और ऊंचाई कितना है? 1152 मीटर है। मैनपाट की लंबाई कितना है? 29 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है? 12 किलोमीटर और ऊंचाई कितना है? तो 1152 मीटर है। विशेष, मैनपाट का विशेष दिया है। तो मैनपाट में क्या क्या चीज़ विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल है। छत्तीसगढ़ का शिमला व इको प्लांट कहते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मैनपाट को ही कहा जाता है। इसे नोट करके रखिए। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मैनपाट को ही। और मैनपाट को इको प्लांट कहते हैं। मैनपाट को ही क्या कहा जाता है? इको प्लांट भी कहा जाता है। सरभंजा जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो सरभंजा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मैनपाट में स्थित है। माड नदी का उद्गम, माड नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मैनपाट में होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। माड नदी का उद्गम कहाँ होता है? मैनपाट में ही होता है। तिब्बती शरणार्थियों का निवास स्थल शरण 1962 में लिया था। जो तिब्बती होते हैं, तिब्बती लोग थे, उनको शरणार्थियों का निवास स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैनपाट को। तिब्बत से जो लोग आए थे उन्होंने मैनपाट में शरण लिया था, वहीं रुके थे। तो कब रुके थे, कब उन्होंने शरण लिया था? 1962 में शरण लिया था। कहाँ पर लिया था? तो मैनपाट में। पहाड़ी कोरवा जनजाति पाई जाती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति पाई जाती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मैनपाट में पाई जाती है। चाय बागान क्षेत्र, मैनपाट में चाय बागान क्षेत्र उपलब्ध है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनपाट के बारे में जितना भी हमने आपको पॉइंट बताया वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप हर एक पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। सभी पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड। हर पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब आगे हम चौथा पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चौथा पार्ट है जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट है, उसका विस्तार है कुनकुरी पत्थलगांव फरसा बहार जसपुर। कुनकुरी पत्थलगांव फरसा बहार जसपुर तक जसपुर पठार का विस्तार है। औसत ऊंचाई कितनी है? तो 750 से 1200 मीटर है। विशेष, जसपुर पाठ का विशेष है सबसे बड़ा पाठ प्रदेश क्षेत्र में 4300 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा पाठ प्रदेश क्षेत्रफल 4300 वर्ग किलोमीटर है। पांचवा पाठ कौन सा है? तो पेंड्रा पाठ। पांचवा पाठ कौन सा है? पेंड्रा पाठ। विस्तार, पेंड्रा पाठ का विस्तार कहाँ तक है? तो बगीचा तहसील तक। बगीचा तहसील तक पेंड्रा पाठ का विस्तार है। विशेष, पेंड्रा पाठ में विशेष क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चाय बागान, चाय बागान कहाँ है? तो पेंड्रा पाठ में भी चाय बागान है। लीची का भी बागान है। कटहल और उत्पादन क्षेत्र, ये सारे चीज़ों का वहाँ उत्पादन किया जाता है। बाग रखा गया है। बाग कहने का अर्थ है वहाँ बागान, मतलब बगीचा बनाया हुआ है। किसका किसका? तो चाय का, लीची का, कटहल का, ये सारे चीज़ें उत्पादन किए जाते हैं।
उसी प्रकार विशेष में और हम आगे जान लेते हैं, इब व कन्हार नदी का उद्गम है। इसको याद रखिए फ्रेंड, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए। पेंड्रा पठार में इब व कन्हार नदी का उद्गम है। इब व कन्हार नदी का उद्गम कहाँ है? तो पेंड्रा पाठ में है। अब हम छत्तीसगढ़ का पाठ प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश में है पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार के विस्तार कहाँ तक है? तो पेंड्रा लोरमी का विस्तार है पेंड्रा व कोटा तहसील बिलासपुर, पाली तहसील कोरबा तक इसके विस्तार है। चोटियाँ, तो पेंड्रा लोरमी का पठार में कौन कौन सी चोटी है? तो पलमागढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर है। लाफागढ़ चोटी 1045 मीटर, जो छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है? चित्तौड़गढ़ कहलाता है। लाफागढ़ की चोटी को और क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। चैतुरगढ़ चोटी छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। पेंड्रा लोरमी का पठार में 3 चोटी पाया जाता है, इसको अच्छे से नोट करके रखिए। सबसे पहला चोटी है पालमागढ़ चोटी। पालमागढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1008 मीटर। और इसी प्रकार दूसरा चोटी है लाफागढ़ चोटी, जिसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। लाफागढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1045 मीटर। तीसरी चोटी है चैतुरगढ़ चोटी, जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। चैतुरगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। विशेष, पेंड्रा लोरमी का पठार में विशेष है मनियारी व अरपा नदी का उद्गम। मनियारी व अरपा नदी का उद्गम कहाँ है? तो पेंड्रा लोरमी का पठार में मनियारी व अरपा नदी का उद्गम स्थान है। दूसरा पठार है बस्तर का पठार। पहला पठार के बारे में हमने जाना पेंड्रा लोरमी पठार, अब दूसरा पठार दिया है बस्तर का पठार। तो बस्तर के पठार के बारे में जान लेते हैं विस्तार। बस्तर का पठार का विस्तार कहाँ तक हुआ था? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बस्तर का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? कांकेर जिला में है, कोंडागांव जिला में है, बस्तर में है, दंतेवाड़ा जिला में है और बीजापुर में है। इस 5 जिला में बस्तर के पठार का विस्तार है। बस्तर के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो नंदीराज हिल्स 1210 मीटर। बैलाडीला दंतेवाड़ा में इसकी मतलब ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1210 मीटर है। और कौन सा पठार है? तो बस्तर का पठार है। और नाम क्या है उसका? तो नंदीराज हिल्स। विशेष, बस्तर के पठार में क्या चीज़ विशेष है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व ऊंचा पठार। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार किसे कहा जाता है? बस्तर के पठार को कहा जाता है। बस्तर का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व ऊंचा पठार है। अब हम छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने मैदानी प्रदेश है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान के बारे में जानेंगे। तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान का विस्तार कितना है? उसका विस्तार है बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़, तीनों जगह तक विस्तार है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो बिलासपुर में है, जांजगीर चांपा में है और रायगढ़ में है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 300 से 500 मीटर है। विशेष, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान का विशेष है अपवाद दिया है दलहा पहाड़ 700 से 750 मीटर ऊंची है। जो दलहा पहाड़ है वो कितना ऊंचा है? तो 700 से 750 मीटर ऊंचा है। लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसकी? तो 300 से 500 मीटर है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करते जाइए। दूसरा मैदान है रायपुर दुर्ग का मैदान। दूसरा मैदान क्या है? रायपुर दुर्ग का मैदान। विस्तार कहाँ तक है? तो विस्तार है रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव और धमतरी, इन सारे जिलों में रायपुर दुर्ग का मैदान का विस्तार है। समुद्र तल से ऊंचाई, दुर्ग का मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 150 से 300 मीटर है। आकृति कैसा है दुर्ग के मैदान का? तो पंखाकार है। आकृति कैसा है? तो पंखाकार है। विशेष, दुर्ग के मैदान का विशेष क्या है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान है।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान किसे कहा जाता है? तो दुर्ग के मैदान को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है रायपुर दुर्ग का मैदान, विस्तार कितना है? तो कोंटा, सुकमा, उसूर व भोपालपट्टनम, बीजापुर तक इसका विस्तार है। समुद्र तल ऊंचाई कितनी है? तो 150 से 300 मीटर है। अपवाद विशेष में क्या बताया गया? अपवाद क्या है? तो गोलापल्ली पहाड़ी में क्या पाया जाता है? टीन क्षेत्र। गोलापल्ली पहाड़ी क्या है? टीन क्षेत्र है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। सबसे पहले हमने मैदान किसके बारे में जाना? तो रायगढ़ का मैदान जो कहाँ है? बिलासपुर में है। और रायपुर दुर्ग का मैदान के बारे में जाना। तीसरा रायपुर दुर्ग के मैदान के बारे में भी जाना। तो रायपुर दुर्ग के मैदान दोनों में अंतर है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट करिए और अच्छे से आप नोट बनाते जाइए। नोट्स में आप जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप है उन सब को आप अच्छे से नोट करते जाइए, ताकि मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम होती है तो आप एक दिन पहले अपने नोट्स को देखिए, ताकि जो भी तैयारी आप पहले से किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, वो बहुत जल्दी याद होता है। तो नोट्स आप ज़रूर बनाइए फ्रेंड। हमारी यही सलाह है कि जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उन सारे का आप नोट्स ज़रूर बनाइए। भले आप छोटा बनाइए लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से जो आप अपनी भाषा में लिखेंगे वो आपसे जल्दी याद होगा। इसीलिए हर पॉइंट का आप नोट्स बनाते चलिए। अब हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु में सबसे पहले हम वर्षा जान लेते हैं। वर्षा कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में होता है, किस प्रदेश में कब मानसूनी वर्षा होती है, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मानसून उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड। छत्तीसगढ़ की जो मानसून वर्षा होती है वो कौन सी जलवायु वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वर्षा होती है। मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 10 से 15 जून के बीच होता है। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो 10 से 15 जून में। एक और पॉइंट आप नोट करके रखिए फ्रेंड। केरल में जो मानसून है वो कब, मतलब जो मानसून है वो कब प्रवेश करता है केरल में? तो 1 जून। केरल में आप याद रखिए फ्रेंड 1 जून में मानसून जो है वो प्रवेश करता है। और छत्तीसगढ़ में 10 से 15 जून के बीच मानसून जो है वो प्रवेश करता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से मानसून से वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में कौन सा छाया प्रदेश पड़ता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। यहाँ औसत वर्षा कितनी है? तो 40 सेंटीमीटर है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग की औसत वर्षा कितनी है? तो 40 सेंटीमीटर है। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है? अब हम छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करते जाइए। अभी हमने बताया कि मानसून वर्षा का प्रवेश कब तक होता है? 10 से 15 जून के बीच होता है। अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है। 125 से 150 सेंटीमीटर होता है। वो भी कितना इंच तक? तो 69 इंच तक। कितना इंच तक? 69 इंच तक वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? तो 125 से 150 सेंटीमीटर होता है। और इंच कितना रहता है? तो 69 इंच होता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो 187 सेंटीमीटर। 187 सेंटीमीटर अबूझमाड़ नारायणपुर में होता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर अबूझमाड़ नारायणपुर में होता है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा, अगर सर्वाधिक वर्षा के बारे में पूछा गया तो आपको बताना है अबूझमाड़ जो नारायणपुर जिला में स्थित है। और कितना सेंटीमीटर? तो 187 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? कवर्धा जिला में होता है। वृष्टि छाया प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का औसत दिवस, छत्तीसगढ़ में वर्षा का औसत दिवस कितने दिन तक होता है? तो 67 दिन का होता है। छत्तीसगढ़ में 67 दिन तक वर्षा होती है। मानसून टाइम में कितने दिन तक वर्षा होती है? 67 दिन तक। ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा का औसत, ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक वर्षा का औसत कहाँ होता है? तो जसपुर में होता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा दिवस कितना होता है? तो
तो सरगुजा संभाग में 83 दिन तक होता है, बस्तर संभाग में 72 दिन तक होता है, रायपुर संभाग में 64 दिन तक होता है और बिलासपुर संभाग में 64 दिन तक होता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। देखिए छत्तीसगढ़ में जब वर्षा होती है तो चारों संभाग के बारे में बताया गया है। सरगुजा संभाग में कितना दिन तक वर्षा होता है, 83 दिन तक। बस्तर संभाग में 72 दिन तक वर्षा होती है और रायपुर संभाग में 64 दिन तक वर्षा होती है। बिलासपुर संभाग में भी 64 दिन वर्षा होती है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए। अब हम तापमान के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने वर्षा की मात्रा कितनी होती है, कितना सेंटीमीटर तक गिरता है, कितना इंच होता है, उसके बारे में जाना। अब छत्तीसगढ़ के तापमान के बारे में जानेंगे। तो ग्रीष्मकाल का जो तापमान है वो कितना होता है, 40 से 45 सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक तापमान मई माह में पाया जाता है। चांपा जिला जांजगीर चांपा का जो गर्म क्षेत्र है, आप जानते होंगे सभी फ्रेंड, सबसे गर्म क्षेत्र छत्तीसगढ़ का कौन सी जगह है, तो चांपा है। उसका तापमान कब होता है अधिक, तो मई माह में होता है। सबसे ज़्यादा तापमान कौन सा टाइम रहता है, तो मई माह में रहता है। और सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, तो चांपा है। वो कहाँ पर स्थित है, तो जांजगीर चांपा में। न्यूनतम तापमान कौन से महीने में होता है, दिसंबर महीने में। न्यूनतम तापमान कौन से महीने में होता है, दिसंबर महीने में होता है। जो सामरीपाट बलरामपुर में जो न्यूनतम ताप है वो होता है। अधिकतम ताप अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में अधिकतम ताप कहाँ होता है, तो चांपा में। और न्यूनतम तापमान कहाँ होता है, तो सामरीपाट में होता है। सर्वाधिक गर्माहट मौसम कौन सा होता है, कौन से महीने का, तो मई का होता है। और तापमान न्यूनतम कब रहता है, कौन से माह में रहता है, तो दिसंबर माह में रहता है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम शीतकाल का तापमान जान लेते हैं। तो शीतकाल का जो तापमान है वो कितना रहता है, तो 15 से 20 सेंटीग्रेड रहता है। औसत तापमान, शीतकाल के तापमान का औसत तापमान कितना रहता है, तो 20 से 35 सेंटीग्रेड होता है। अब हमने तापमान पढ़ लिया। अब हम वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में वायुदाब कितना होता है, तो छत्तीसगढ़ में वायुदाब कितना होता है। ग्रीष्मकाल का वायुदाब जो होता है वो 1015 मिलीबार होता है। और शीतकाल का जो वायुदाब होता है वो 1025 मिलीबार होता है। ग्रीष्मकाल का वायुदाब कितना होता है, 1015 मिलीबार। और शीतकाल का वायुदाब कितना होता है, 1025 मिलीबार होता है। तो अभी हमने छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ा। तो छत्तीसगढ़ में कितनी वर्षा होती है उसके बारे में जान लिया। छत्तीसगढ़ के तापमान अधिक कहाँ होता है और कम कहाँ होता है उसके बारे में जाना। उसके बाद वायुदाब के बारे में भी हमने जाना। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छत्तीसगढ़ की जल संसाधन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो नदियाँ कितनी हैं छत्तीसगढ़ में, 4 नदियाँ बताया गया है। कौन कौन सी, महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अफवाह तंत्र, और तीसरा गंगा अफवाह तंत्र, और चौथा जो है वो है नर्मदा अफवाह तंत्र। तो ये चारों पॉइंटों को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको महानदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में, फिर गंगा अफवाह तंत्र, फिर चौथा पॉइंट हमारे क्या है, नर्मदा अफवाह तंत्र। तो हम सबसे पहले महानदी अफवाह तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े अफवाह तंत्र प्रणाली है। महानदी जो अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अफवाह तंत्र प्रणाली है। इसका जल ग्रहण, छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र का जल ग्रहण कितना होता है, जल ग्रहण क्षेत्र प्रदेश के लगभग 56.11% है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। महानदी अफवाह तंत्र की ढाल कहाँ है, तो पूर्व की ओर है। राज्य का लगभग आधे से अधिक भाग में बहती है। महानदी अफवाह तंत्र राज्य के लगभग आधे से अधिक भाग में बहती है। अफवाह क्षेत्र धमतरी, कांकेर, गरियाबंद, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, रायपुर और बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, जशपुर और कोरिया, ये सारे जिलों में महानदी अफवाह तंत्र प्रवाहित होती है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। कहाँ कहाँ अफवाह तंत्र है महानदी अफवाह तंत्र का, तो धमतरी जिला, कांकेर जिला, गरियाबंद जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार,
जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, जसपुर, कोरिया, ये सारे जिलों में है। तो कितना जिला है? 14 जिला। 14 जिलों में महानदी अपवाह तंत्र प्रवाहित होता है। ये 14 जिलों आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये 14 जिलों में महानदी जो अपवाह तंत्र है वो प्रवाहित होती है। अब हम महानदी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए महानदी के बारे में, महानदी की जो उद्गम है वो कहाँ से होती है? तो महानदी का उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत से। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो धमतरी के सिहावा पर्वत से होता है। विसर्जन, महानदी का विसर्जन कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में कटक के पास। महानदी का विसर्जन कहाँ होता है? तो बंगाल की खाड़ी में कटक के पास विसर्जन होता है। महानदी की लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितना है? 1180 किलोमीटर है। सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो महानदी की सहायक नदी है उत्तर से। उत्तर से पहले जान लेते हैं। तो महानदी की सहायक नदी उत्तर से है शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, केलो नदी, इब नदी और बोरई नदी। ये 6 जो नदी है वो उत्तर से महानदी की सहायक नदी है। अब दक्षिण से नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण से महानदी के कितने सहायक नदी हैं? तो दूध नदी, सोढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी और थल नदी। ये 7 नदी दक्षिण से महानदी की सहायक नदी हैं। तो अगर उत्तर से पूछा जाए तो आपको 6 नदियों के बारे में बताना है। कौन कौन सा? शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, ईब, बोरई। और अगर दक्षिण से पूछा जाए तो आपको 7 नदियों के बारे में बताना है। कौन कौन सा? दूध नदी, सोढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी, लात नदी और थाल नदी। ये सारे नदी के बारे में आपको जानना जरूरी है। और महानदी की सहायक नदियों के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बांध परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो महानदी में बांध परियोजना कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। महानदी का बांध परियोजना कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसको आप नोट करके रखिए। भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसको याद रखिए फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। जो किस में है? तो महानदी में है। इसकी ये कितनी लंबी है? तो 83,400 वर्ग किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कितना है? तो 4.8 किलोमीटर लंबा है। और कौन सा है? तो बरोज बांध। कौन सा है? तो बरोज बांध। अगर भारत का सबसे बड़ा बांध कहा जाए तो किसे बताना है आपको? हीराकुंड बांध को बताना है। और वो किस में है? तो महानदी में है। और विश्व का अगर सबसे लंबा बांध पूछा गया तो कौन सा है? वो बरोज बांध है। जो कितना किलोमीटर लंबा है? तो 4.8 किलोमीटर लंबा है। अब हम तट पर बसे नगर के बारे में जान लेते हैं। महानदी के तट पर बसे नगरों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए महानदी के तट पर कौन से नगर बसे हुए हैं? तो तट पर बसे नगर राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवनारायण, चंद्रपुर। महानदी के तट पर कौन कौन से शहर बसा हुआ है? तो राजिम है, आरंग है, सिरपुर है, शिवनारायण है और चंद्रपुर है। महानदी में प्रवाह क्षेत्र, तो महानदी की प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं? धमतरी जिला, कांकेर जिला, गरियाबंद जिला, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, महासमुंद जिला, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ये सारे उसके प्रवाह क्षेत्र हैं। संगम, महानदी के संगम कौन कौन से हैं? तो राजिम में कौन सा संगम है? महानदी, सोढूर और पैरी। ये तीनों नदी महानदी, सोढूर, पैरी, ये तीनों का संगम कहाँ पर है? तो राजिम में है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ क्या कहते हैं? प्रयाग भी कहते हैं। तो राजिम में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सा? महानदी, सोढूर और पैरी। और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। शिवनारायण में भी 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सा? महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। ये तीनों नदियों का संगम कहाँ है? तो शिवनारायण में है। चंद्रपुर में किन 3 नदियों का संगम है? तो महानदी, लात नदी और मांड।
ये तीनों नदियों का संगम है। तो ये जो तीनों पॉइंट है संगम के, वो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में कौन तीन नदी, तो महानदी, सोढूर और पैरी। राज्य में को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ये भी आप नोट करके रखिए। सूर्यनारायण में किन तीन नदियों का संगम है, तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक का है। और चंद्रपुर में किन तीन नदियों का संगम है, तो महानदी, लात नदी और मांड नदी का संगम है। विशेष, महानदी में विशेष क्या क्या चीज़ें हैं, तो विशेष जान लेते हैं। प्राचीन नाम, महानदी का प्राचीन नाम था चित्रोत्पल्ला, इसे आप नोट करके रखिए। चित्रोत्पल्ला, नीलोत्पल्ला, महानंदा, कनकनंदनी, ये चारों नाम से पहले महानदी को जाना जाता था। कौन कौन सा, चित्रोत्पल्ला, नीलोत्पल्ला, महानंदा और कनकनंदनी, ये चारों नाम से जाना जाता था। इसे छत्तीसगढ़ के गंगा भी कहते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, गंगा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे महानदी की सबसे सहायक नदी कौन सी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो शिवनाथ नदी है। तो ये सारे पॉइंट आप महानदी में याद करके रखिए। तो महानदी का प्राचीन नाम क्या क्या है, इसको याद रखिए। कौन कौन से प्राचीन नाम, तो चित्रोत्पल्ला, नीलोत्पल्ला, महानंदा और कनकनंदनी। और छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, महानदी को छत्तीसगढ़ गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है। ये सारे पॉइंट जितने भी हमने महानदी के बारे में आपको पढ़ाया, आप सारे पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए। अब हमारा दूसरा नदी है हसदेव नदी। दूसरा नदी कौन सा है, हसदेव नदी। हसदेव नदी के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, हसदेव नदी का उद्गम हुआ था देवगढ़ की कैमूर पर्वत से। हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, देवगढ़ की कैमूर पर्वत से। तहसील है सोनहट और जिला कौन सा है, कोरिया जिला से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। विसर्जन, हसदेव नदी का विसर्जन कहाँ से हुआ है, तो शिवरी नारायण से थोड़ा आगे महानदी में। शिवरी नारायण से थोड़ा आगे अब जाएंगे, वहाँ महानदी में हसदेव नदी का विसर्जन हुआ है। हसदेव नदी की लंबाई कितनी है, तो 176 किलोमीटर है। सहायक नदी, हसदेव नदी की सहायक नदी कौन कौन से हैं, तो गज नदी, अहिरण नदी, जटाशंकर, चोरनाई और तान, ये सारे सहायक नदी हैं। बांध व परियोजना, हसदेव नदी में बांध व परियोजना कौन कौन से हैं, तो हसदेव नदी के बांध और परियोजना है हसदेव बांगो परियोजना, कोरबा। हसदेव बांगो परियोजना कहाँ पर है, तो कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध। अगर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध बोला जाए तो आपको बताना है हीराकुंड बांध, और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो आपको बताना है हसदेव बांगो परियोजना, जो कहाँ है, कोरबा में है। प्रवाह क्षेत्र, तो हसदेव नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, कोरिया जिला में, कोरबा जिला में, जांजगीर चांपा जिला में। ये तीनों जिला में जो हसदेव नदी है वो प्रवाहित होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिए। विशेष, हसदेव नदी का विशेष क्या है, तो महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, और दूसरी सहायक नदी कौन सी है, तो हसदेव नदी है। प्राचीन नाम, हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या था, हस्तु सोमा। हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है, हस्तु सोमा। तीसरी नदी है मांड नदी। अब हम मांड नदी के बारे में जान लेते हैं। तो मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मैनपाट, जिला सरगुजा। मांड नदी मैनपाट से उद्गम होती है, और कौन से जिला से, तो सरगुजा जिला से। विसर्जन, मांड नदी का विसर्जन कहाँ होता है, तो चंद्रपुर के समीप महानदी में ही होता है। लंबाई, मांड नदी की लंबाई कितना है, 155 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सा है मांड नदी का, तो कोईराज कुटकुट जो है वो सहायक नदी है। कोईराज नदी और कुटकुट नदी मांड नदी की सहायक नदी है। प्रवाह क्षेत्र, मांड नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये तीनों क्षेत्र मांड नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन सा, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। प्राचीन नाम, मांड नदी का प्राचीन नाम कौन सा है, तो मंदगा।
मांड नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो मंदगा। चौथा नदी है केलो नदी। चौथा नदी कौन सा है? केलो नदी। अब हम केलो नदी के बारे में जान लेते हैं। केलो नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो लुडेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील कौन सा है? तहसील है लैलूंगा तहसील है, और जिला कौन सा है? रायगढ़ है। विसर्जन कहाँ हुआ है? तो चंद्रपुर के समीप महानदी में हुआ है। लंबाई कितना है केलो नदी का? तो 155 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सा है केलो नदी की? तो कोयराज और कुटकुट। जिस तरह से मांड नदी की सहायक नदी कौन सा है? कोयराज और कुटकुट है, उसी प्रकार केलो नदी की भी सहायक नदी कौन सा है? कोयराज और कुटकुट है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। केलो नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? रायगढ़। रायगढ़ से केलो नदी प्रवाहित होती है। पांचवा नदी है इब। पांचवा नदी कौन सा है? इब नदी। इब नदी का उद्गम स्थान है खुड़िया पहाड़, पांड्रापाट। तहसील कौन सा है? बगीचा, और जिला कौन सा है? जसपुर। विसर्जन कहाँ हुआ इब नदी का? तो महानदी उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा से लगा हुआ जो महानदी क्षेत्र है उसमें उसका विसर्जन हुआ है। कौन सी नदी का? तो इब नदी का। लंबाई कितनी है? 87 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई कितना है? 202 किलोमीटर है। 202 किलोमीटर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और लंबाई इसकी कितना है? तो 87 किलोमीटर है। 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर है। इसको याद रखिए फ्रेंड। अगर आपको पूछा जाए इब नदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर तक फैला है, तो आपको बताना है 87 किलोमीटर तक, लेकिन इसकी कुल लंबाई कितना है? 202 किलोमीटर है। सहायक नदी, इब नदी की सहायक नदी कौन कौन सा है? डोकी नदी और मैनी नदी। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? जसपुर है और उड़ीसा। जसपुर और उड़ीसा प्रवाह क्षेत्र है इब नदी का। विशेष इब नदी के बारे में हम जान लेते हैं कुछ विशेष बातें। तो इस नदी के बालू में प्राकृतिक रूप से सोने के कण पाए जाते हैं। इब नदी का जो बालू होता है उसमें प्राकृतिक रूप से सोना का कण पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम छठवां नदी बोराई नदी के बारे में जान लेते हैं। तो बोराई नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बोराई नदी का उद्गम हुआ है कोरबा के पठार से। किसके पठार से? तो कोरबा के पठार से। विसर्जन, बोराई नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है? तो महानदी में। बोराई नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है? तो महानदी में। सातवां नदी है दूध नदी। सातवां नदी कौन सा है? दूध नदी। दूध नदी का उद्गम हुआ था मलाज कुंडम पहाड़ी, जिला कांकेर में। मलाज कुंडम पहाड़ी, जिला कांकेर में। विसर्जन कहाँ तक हुआ है? तो महानदी में। दूध नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है? तो महानदी में हुआ है। विशेष, मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर में स्थित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कांकेर में स्थित है। सातवां नदी है पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सॉरी फ्रेंड, आठवां नदी। आठवां नदी कौन सा है? पैरी नदी है। आठवां नदी कौन सा है? पैरी नदी। तो पैरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? उद्गम हुआ था भातरीगढ़ी पहाड़ी से। कहाँ से? भातरीगढ़ी पहाड़ी से। तहसील है बिंद्रानवागढ़, जिला क्या है? गरियाबंद। विसर्जन, पैरी नदी का विसर्जन हुआ था राजिम में महानदी के संगम में। लंबाई कितना है पैरी नदी की? तो 90 किलोमीटर है। सहायक नदी कौन सा है पैरी का? तो सोढुर है। और प्राचीन नाम क्या है पैरी का? तो पालिसिनी। पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पालिसिनी। सहायक नदी कौन सा है? सोढुर। लंबाई कितना है? तो 90 किलोमीटर। विसर्जन कहाँ हुआ है? तो राजिम में महानदी के संगम में। और उद्गम कौन सा है? तो भातरीगढ़ी पहाड़ी। तहसील कौन सा है? बिंद्रानवागढ़। और जिला कौन सा है? गरियाबंद। तो ये सारे पॉइंट आप पैरी नदी के लिए रखिए। सभी पॉइंटों को आप अच्छे से नोट करते जाइए। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। परीक्षा के दृष्टि से सारे पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सारे पॉइंट को नोट करते जाइए। नौवा नदी है जोक नदी। नौवा नदी कौन सा है? जोक नदी। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पिथौरा से जिला महासमुंद तक इसका उद्गम हुआ है।
पिथौरा से जिला महासमुंद तक। विसर्जन कहाँ है? तो महानदी शिवरीनारायण में हुआ है। जोग नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है? महानदी शिवरीनारायण में। लंबाई कितनी जोग नदी की? तो 90 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो महासमुंद, बलौदा बाजार। विशेष, जोग नदी की विशेष क्या है? तो गिरौदपुरी इसी नदी के तट पर स्थित है। जोग नदी के तट पर कौन सा जगह स्थित है? तो गिरौदपुरी। जो गिरौदपुरी है वो जोग नदी के तट पर स्थित है। इसको ये नोट करके रखिए फ्रेंड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा गिरौदपुरी है, छत्तीसगढ़ का गिरौदपुरी कौन से नदी के तट पर अगर स्थित है पूछा जाए आपसे, तो आपको बताना है जोग नदी के तट पर गिरौदपुरी स्थित है। अब हम शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो 10वां नदी हमारा कौन सा है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है पानबरस पहाड़ी, तहसील अंबागढ़, जिला कौन सा है? राजनांदगांव। विसर्जन कौन सी नदी में हुआ है? तो शिवरीनारायण के समीप महानदी में हुआ है। शिवनाथ नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है? तो शिवरीनारायण के समीप महानदी में हुआ है। शिवनाथ नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर से अमनेर नदी, हाप नदी, आगर नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी और नीलागर नदी। उसी प्रकार दक्षिण से खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी और जमुनिया नदी, ये सारे उसके सहायक नदी हैं। बांध व परियोजना, शिवनाथ नदी में बांध व परियोजना कौन कौन सा है? तो गोंगरा बैराज और राजनांदगांव। गोंगरा बैराज और राजनांदगांव बांध परियोजना है। तट पर बसे नगर, शिवनाथ नदी के तट पर कौन कौन से नगर बसे हैं? तो आबागढ़, चौकी, राजनांदगांव, धामधा, दुर्ग और नंदघाट, बेमेतरा। अगर आपसे पूछा जाए कि तट पर बसे नगर, तो अंबागढ़ जो है चौकी पर बसा हुआ है। अंबागढ़ चौकी कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। धामधा कहाँ पर है? तो दुर्ग में है। और नांदघाट कहाँ है? तो बेमेतरा में है। प्रवाह क्षेत्र, शिवनाथ नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदा बाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, इन सारे जिलों में शिवनाथ नदी प्रवाहित होती है। विशेष, शिवनाथ नदी के बारे में विशेष बताया गया है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो भी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ के दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम है सुनी सीवा। सुनी सीवा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है। अब हम इसी में ही शिवनाथ नदी के अंदर में ही हाप नदी के बारे में जान लेते हैं। तो हाप नदी क्या होता है? हाप नदी के बारे में जानेंगे। हाप नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है? तो कंदावानी पहाड़ी जिला कवर्धा से हुआ है। विसर्जन कहाँ से हुआ हाप नदी का? तो शिवनाथ नदी में हुआ है। लंबाई कितनी हाप नदी की? तो 44 किलोमीटर है। क्योंकि हम शिवनाथ नदी में ही हाप नदी के बारे में जान रहे हैं। इतना टाइम तक हमने महानदी का अपवाह तंत्र पढ़ा, महानदी के बारे में पढ़ा और हमने बहुत सारे नदियों के बारे में पढ़ा। अभी हम शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिवनाथ नदी में हम हाप नदी के बारे में पढ़े, इसीलिए उसका विसर्जन कहाँ हुआ है? शिवनाथ नदी में हुआ है। लंबाई, हाप नदी की लंबाई कितना है? 44 किलोमीटर है। दूसरा नदी है मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम हुआ है लोरमी का पठार, सिहावल सागर, जिला मुंगेली। विसर्जन हुआ है शिवनाथ नदी में। लंबाई कितना है? 134 किलोमीटर। लंबाई कितना है मनियारी नदी का? तो 134 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सा है मनियारी नदी का? तो घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ, ये सारे नदी जो हैं मनियारी नदी के सहायक नदी हैं। प्रवाह क्षेत्र, मनियारी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो मुंगेली जिला और बिलासपुर जिला से प्रवाहित होती है। विशेष, मनियारी नदी के बारे में हम विशेष जान लेते हैं। बिलासपुर और मुंगेली जिले की सीमा रेखा बनाती है। बिलासपुर और मुंगेली जिले की सीमा रेखा कौन बनाती है? तो मनियारी नदी बनाती है। इस नदी के तट पर ताला गांव स्थित है। मनियारी नदी के तट पर कौन सा गांव स्थित है? तो ताला गांव स्थित है। तीसरा नदी है लीलागर नदी।
तीसरा नदी कौन सा है? लीलागर नदी है। लीलागर का उद्गम हुआ था कोरबा जिले से। लीलागर का उद्गम कहाँ से हुआ था? कोरबा जिले से हुआ था। विसर्जन कहाँ से हुआ है? तो शिवनाथ नदी में हुआ है। लंबाई कितनी है लीलागर नदी की? तो 135 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो कोरबा है। और विशेष कौन सा है लीलागर नदी का? तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा रेखा बनाती है। प्राचीन नाम, लीलागर नदी का प्राचीन नाम है निडीला। कौन सा है? तो निडीला। चौथा नदी है अरपा नदी। चौथा नदी कौन सा है? अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, तहसील पेंड्रा, जिला बिलासपुर से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। विसर्जन, अरपा नदी का विसर्जन किसमें होता है? शिवनाथ नदी में। लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी है? तो खारगी नदी खुट्टा घाट परियोजना है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा अरपा नदी का? तो बिलासपुर है। विशेष क्या है? तो इसके तट पर बिलासपुर शहर स्थित है। अब हम पांचवा नदी के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा नदी है खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम हुआ था डौंडी तहसील जिला बालोद में। विसर्जन हुआ है शिवनाथ नदी में। खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो डौंडी तहसील डौंडी तहसील है और जिला कौन सा है? बालोद है। विसर्जन किस में हुआ है? तो शिवनाथ नदी में हुआ है। छठवां नदी है तांदुला नदी। कौन सा नदी? तांदुला नदी। और तांदुला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कौन सा है? कांकेर। विसर्जन कहाँ हुआ है? तो शिवनाथ नदी में हुआ है। तांदुला नदी की लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर। और प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? कांकेर और बालोद। तांदुला नदी की प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? कांकेर और बालोद है। तांदुला नदी का हम विस्तार जान लेते हैं। तो इस नदी पर तांदुला जलाशय बालोद में निर्मित है। तांदुला जलाशय कहाँ निर्मित है? तो बालोद में निर्मित है। सातवां नदी है खारून नदी। तो खारून नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो जिला बालोद में हुआ है। विसर्जन कहाँ हुआ है? तो शिवनाथ नदी में हुआ है। लंबाई कितनी है? तो 84 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो रायपुर, बालोद और दुर्ग, इन तीनों जिलों में है। विशेष, खारून नदी का विशेष क्या है? तो इसके तट पर रायपुर शहर स्थित है। खारून नदी के तट पर रायपुर शहर स्थित है। तो ये 7 नदी और हमने शिवनाथ नदी के अंदर पढ़ा। हमने सबसे पहले महानदी का अपवाह तंत्र देखा। अब हम गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे। तो गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र गोदावरी प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा में बहती है। गोदावरी नदी प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा में बहती है। इसकी ढाल दक्षिण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका ढाल कहाँ है? तो दक्षिण की ओर है। इसीलिए गोदावरी नदी की जितनी भी अधिकांश नदियाँ हैं वो दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार दंडकारण्य का पठार है। गोदावरी नदी का विस्तार कहाँ तक है? तो दंडकारण्य पठार तक है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र प्रदेश के लगभग 28.62% भाग पर है। गोदावरी अपवाह तंत्र का जल ग्रहण प्रदेश कहाँ तक है? कितना है? तो 28.62% भाग है। गोदावरी प्रवाह तंत्र की सर्वप्रमुख नदी गोदावरी उद्गम नासिक महाराष्ट्र से है। तो गोदावरी प्रवाह तंत्र की सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। उद्गम कहाँ से हुआ है गोदावरी नदी का? तो नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। गोदावरी अफवाह तंत्र में गोदावरी प्रवाह तंत्र की सर्वप्रमुख नदी गोदावरी उद्गम कहाँ हुआ है? तो नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। गोदावरी अफवाह तंत्र में इस अफवाह तंत्र का प्रमुख नदियाँ इंद्रावती नदी, सबरी नदी और तालपेरू चीता, ये सारी नदी प्रवाह तंत्र नदी हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। कौन कौन सी नदी जो है वो इसके प्रवाह तंत्र हैं और कहाँ से ये प्रवाहित हुआ है, कहाँ से ये उद्गम हुआ है, ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम इंद्रावती नदी के बारे में जानेंगे। तो इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ था
मुंगेर पर्वत, तहसील धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, उड़ीसा। तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? मुंगेर पर्वत है, तहसील कौन सा है तो धर्मगढ़ है, जिला कौन सा है कालाहांडी और राज्य है उड़ीसा। यहाँ से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ था। विसर्जन, इंद्रावती नदी का विसर्जन कहाँ होता है तो गोदावरी नदी में होता है, भद्रकाली के समीप बीजापुर में होता है। लंबाई, इंद्रावती नदी की लंबाई है 264 किलोमीटर। सहायक नदी, इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है तो उत्तर की ओर से, उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदी इसकी सहायक है देख लेते हैं। तो कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी और बोर्डिंग नदी और नारंगी नदी, ये सारे उत्तर की ओर से उसके सहायक नदी है। उसी प्रकार दक्षिण की ओर से देखिए तालपेरू नदी, चिंतावागु नदी, नंदीराज नदी, संखनी नदी और डंकनी नदी, ये सारे दक्षिण की ओर से हैं। तो इसकी सहायक नदियों में उत्तर से भी नदी बताया गया और दक्षिण से, तो दोनों तरफ की नदियों को आपको याद रखना है। अब इंद्रावती नदी की तट पर स्थित शहर के बारे में जान लेते हैं। तो इंद्रावती नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, बारसूर और भोपालपट्टनम, ये सारे जगह, ये सारे शहर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। प्रवाह क्षेत्र, इंद्रावती नदी कहाँ पर प्रवाहित होता है तो बस्तर में, दंतेवाड़ा और बीजापुर में। प्राचीन नाम, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी है। विशेष, इंद्रावती में विशेष क्या है तो यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। चित्रकोट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा व भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इस नदी पर बना है। तो छत्तीसगढ़ में हम इंद्रावती नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंद्रावती जो नदी है वो यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो इंद्रावती नदी है। यह नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। इंद्रावती नदी को बस्तर की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहा जाता है। चित्रकोट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा व भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है तो चित्रकोट जलप्रपात है। इसी नदी पर बना है। कौन से नदी पर बना है तो इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात बना हुआ है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकोट जलप्रपात को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके रखिए। इंद्रावती नदी के बारे में हम और जान लेते हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के बीच सीमा निर्धारित करती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच क्या निर्धारण करती है तो सीमा निर्धारण करती है। कौन सी नदी तो इंद्रावती नदी। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखिए। अब इंद्रावती नदी में हम कोटरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रावती नदी के अंदर हम कोटरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोटरी नदी में बताया गया है इसका उद्गम कहाँ से हुआ था तो तहसील मोहेला, जिला कौन सा है? राजनांदगांव। विसर्जन कहाँ हुआ है तो इंद्रावती नदी में, बीजापुर में। लंबाई कितनी है कोटरी नदी की तो उसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। विशेष क्या है कोटरी नदी में तो यह इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो कोटरी नदी है, अबुझमाड़ में बहती है। इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो कोटरी नदी है। और कोटरी नदी कहाँ बहती है तो अबुझमाड़ में बहती है। इसे परलकोट नदी भी कहते हैं। कोटरी नदी को और क्या कहा जाता है? परलकोट नदी भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी में हम दूसरा नदी पढ़ेंगे संखनी नदी। तो संखनी नदी उद्गम कहाँ से हुई है? बैलाडीला पहाड़ी, नंदीराज शिखर, जिला दंतेवाड़ा से उद्गम हुई है। विसर्जन, संखनी नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है? इंद्रावती नदी में हुआ है। विशेष, संखनी नदी का विशेष क्या है तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। संखनी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। इसको नोट करके रखिए। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो संखनी नदी है। अब तीसरा नदी है डंकिनी नदी। तो डंकिनी नदी जो है उद्गम हुआ था
डोंगरी पहाड़ी जिला दंतेवाड़ा से ये विसर्जन हुआ है। इंद्रावती नदी में विशेष क्या है डंकनी नदी के बारे में, तो इसके संगम पर दंतेवाड़ा शहर स्थित है। डंकनी नदी के संगम पर कौन से शहर स्थित है, तो दंतेवाड़ा शहर स्थित है। चौथा हमारा नदी है नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम हुआ था माकड़ी नामक स्थान से। जिला कौन सा है, तो कोंडागांव। माकड़ी नामक स्थान से नारंगी नदी का उद्गम हुआ था। जिला कौन सा है, तो कोंडागांव। नारंगी नदी का विसर्जन हुआ है चित्रकोट जलप्रपात के निकट इंद्रावती नदी में। नारंगी नदी का विसर्जन किसमें हुआ है, तो चित्रकोट जलप्रपात के निकट इंद्रावती नदी में उसका विसर्जन हुआ है। पांचवा नदी है गुडरा नदी। कौन सा नदी, गुडरा नदी। गुडरा नदी का उद्गम कहाँ है, तो जिला नारायणपुर में है। विसर्जन कहाँ हुआ है, तो बारसूर के निकट इंद्रावती नदी में हुआ है। गुडरा नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है, तो बारसूर के निकट इंद्रावती में हुआ है। इंद्रावती अपवाह तंत्र में हमने सबसे पहले इंद्रावती नदी के बारे में जाना। अब हम सबरी नदी के बारे में जानेंगे। तो सबरी नदी का उद्गम हुआ है जिला कोरापुट में। कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा। विसर्जन कहाँ हुआ है, गोदावरी नदी में। लंबाई कितनी है सबरी नदी की, तो 173 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो रायपुर, बालोद और दुर्ग, ये तीनों जिला में प्रवाह होता है। कौन सी नदी, तो सबरी नदी। विशेष सबरी नदी के बारे में थोड़ा हम विशेष जान लेते हैं। तो सबरी नदी में बताया गया है कि इसे कोलाब नदी भी कहते हैं। सबरी नदी को कौन सी क्या नदी कहा जाता है, और कोलाब नदी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण कौन करती है, तो सबरी नदी करती है। इस नदी के बालू में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। सबरी नदी के जो बालू होते हैं उसमें कौन से कण पाए जाते हैं, स्वर्ण कण पाए जाते हैं, अर्थात सोने का कण पाया जाता है। इस नदी में जल परिवहन या नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। सबरी नदी में जल परिवहन और नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। अब तीसरा हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार राज्य के 13.61% भाग में है। गंगा अपवाह तंत्र राज्य का कितने विस्तार में है, तो 13.61% भाग में है। प्रवाह क्षेत्र कोरिया, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर में हुआ है। प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं, तो रिहंद नदी, कन्हार नदी, बनास नदी और गोपद नदी। अब रिहंद नदी के बारे में जान लेते हैं। तो रिहंद नदी उद्गम हुई है छुरी मतरिंगा में उद्गम हुई है। उदयपुर की पहाड़ियों से जिला सरगुजा में। विसर्जन रिहंद नदी विसर्जन कहाँ हुई है, तो सोन नदी में उत्तर की ओर है। सोन नदी में उत्तर की ओर विसर्जित हुई है। लंबाई रिहंद नदी की लंबाई 145 किलोमीटर। सहायक नदी रिहंद नदी की सहायक नदी है गुनघुट्टा, मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, रेंड नदी, ये सारे उसके सहायक नदी हैं। कौन से नदी के, तो रिहंद नदी के। प्रवाह क्षेत्र रिहंद नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। विशेष रिहंद नदी में अब विशेष जान लेते हैं। तो इसे सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी को सरगुजा का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट कन्हार नदी के बारे में जान लेते हैं। तो कन्हार नदी का उद्गम कौन सा है, तो बखोना चोटी। तहसील कौन सा है, बखोना चोटी तहसील है। और बगीचा कौन सा है, तहसील बगीचा। जिला कौन सा है, तो जसपुर है। बखोना चोटी तहसील, बगीचा और जिला क्या है, जसपुर है। विसर्जन हुआ है कन्हार नदी का सोन नदी में। लंबाई कितनी है, तो 115 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सा है, तो सिंदूर और गलफुला पेंगन। हमारा चौथा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र हमारा चौथा अपवाह तंत्र है। तो नर्मदा के बारे में जान लेते हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र प्रदेश के 0.55% भाग पर है। प्रवाह क्षेत्र उत्तरी कवर्धा तहसील पर हुआ है। प्रमुख नदी बजर, टाडा, जो मुख्य रूप से कवर्धा जिले में बहती है। बजर नदी, टाडा नदी, ये जो हैं वो कवर्धा जिले में बहती है। और नर्मदा की क्या है, तो प्रमुख नदी है। यह मैकाल श्रेणी
महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करती है। मैकाल श्रेणी को महानदी अपवाह तंत्र से नर्मदा अपवाह तंत्र को क्या करती है, अलग करती है। अब हम नर्मदा नदी में बंजर नदी के बारे में जान लेते हैं। तो बंजर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कवर्धा से हुआ है। विसर्जन कहाँ हुआ है, तो नर्मदा नदी में हुआ है, क्योंकि नर्मदा नदी में ही हम बंजर नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए बंजर नदी का विसर्जन कहाँ हुआ है, नर्मदा नदी में। लंबाई कितनी है, तो 173 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कितना है, तो रायपुर, बालोद और दुर्ग इन तीनों जिलों में बंजर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उसी प्रकार विशेष जान लेते हैं बंजर नदी का। तो छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो बंजर नदी है। लंबाई के आधार पर छत्तीसगढ़ के नदियों का क्रम जान लेते हैं। तो ये ट्रिक जो हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिक आप अच्छे से याद रखिए तो आप नदियों के क्रम जान सकते हैं। लंबाई के आधार पर नदियाँ कौन कौन से क्रम पर आती है उसके बारे में जान जाएंगे। तो ट्रिक है हमारा शिव महा इंद्र हसदेव। शिव महा इंद्र हसदेव, शिव से है शिवनाथ नदी जिसकी लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा नदी है हमारा महानदी। महानदी की लंबाई है 286 किलोमीटर। तीसरा नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की लंबाई कितना है, 286 किलोमीटर। चौथा है हसदेव नदी। हसदेव नदी की लंबाई कितना है, 286 किलोमीटर। तो इंद्रावती और हसदेव नदी दोनों की जो लंबाई है वो 286 किलोमीटर है। और महानदी भी कितना किलोमीटर है, तो 286 किलोमीटर है। तो ये जो तीनों नदी है वो कितना कितना किलोमीटर है, 286 किलोमीटर है। तो ये तीनों नदियों को आप अच्छे से नोट करके रखिए। शिवनाथ नदी जो है वो 290 किलोमीटर है। नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में आप जान लेते हैं। तो ये जो नदियों के किनारे बसे शहर है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये सारे शहरों के बारे में पूछा जाता है। कौन से नदी कौन से शहर के किनारे बसी हुई है। तो अरपा नदी, अरपा नदी कौन से शहर के किनारे है, तो बिलासपुर। शिवनाथ नदी दुर्ग और राजनांदगांव जिले के पास है। खारून नदी, खारून नदी कौन से शहर में, कौन से शहर के किनारे हैं, तो रायपुर। हसदेव नदी कोरबा और चांपा। महानदी राजिम, आरंग, सिरपुर, श्रीनारायण, चंद्रपुर। इस पांचों जगह, ये पांचों शहर महानदी के किनारे बसे हुए हैं। केलो नदी, केलो नदी जो है वो रायगढ़ में है। इंद्रावती नदी जो है जगदलपुर, बासुर और बस्तर, इन तीनों जगह में इंद्रावती नदी बहती है। डंकिनी, डंकिनी नदी है वो दंतेवाड़ा। और दूध नदी वो है कांकेर। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये ट्रिक भी आप याद रखिए। लंबाई के आधार पर छत्तीसगढ़ के नदियों के क्रम है, तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करके रखिए। ये सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। तो आज हम वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं फ्रेंड। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम वो टॉपिक आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग छत्तीसगढ़ की तैयारी करते हैं वो इनका लाभ उठा सके, इनकी तैयारी अच्छे से कर सके। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये वीडियो पहुँच पाए और वो छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।